अपने आसपास दोस्तों में एक चीज कई बार सुन रहा हूं कि भाजपा ने मुसलमानों को सरकारी फायदा सबसे ज्यादा दिया है और हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है और कह रही है कि आप लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा को वोट करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसकी बात की खाल अगर मैं निकालूं, प्रॉपर एनालिसिस करूं तो बात कहीं हद तक गलत भी नहीं है, पूर्णतः सत्य भी नहीं है। इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। बहरहाल मुझे जो बात करनी है ना वो इनके बारे में, अखिलेश यादव के बारे में बात करनी है और वीडियो के लास्ट में हम अंजना ओम कश्यप जी की बात करेंगे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली पॉलिसी पर काम करें, वैसे स्ट्रेटेजी पे काम क्यों नहीं हो रहा है? शॉर्ट टर्म मुझे गोल दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे आप उसको समझेंगे भी। क्या यह देखना दिलचस्प नहीं है कि सत्तासीन पार्टी विपक्ष के वोटों में विभाजन के बदले उसे एक जगह इकट्ठा होता देखना चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में अलग अलग विचारधाराओं की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों का खत्म होना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? सवालिया निशान आपसे पूछ रहा हूं। और मीडिया ने पूरा माहौल जो है वो चुनाव को पश्चिम बंगाल की तरह दो पार्टियों के बीच सीधी लड़ाई में तब्दील कर दिया। और ये तब्दील क्यों करना चाहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पर भाजपा को कोई भी चुनौती नहीं है वाला नैरेटिव आज भी चलता है और लगातार थोड़ा थोड़ा खिसकाते रहते हैं ये लोग। अब भाजपा क्यों चाहती है कि सिर्फ सीधा सीधा जो मुकाबला है वो भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आने लगे? उसके पीछे मकसद और रणनीति यही है कि ब्राह्मण मतदाता या फिर गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित मतदाता के पास जब बसपा का विकल्प खत्म हो जाएगा तो जब उस वोटर को देखने लगेगा कि अगर हमें सपा और भाजपा में से किसी एक को ही वोट देना है तो फिर भाजपा ही सही। वही समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि मुकाबला सिर्फ द्विपक्षीय नजर आए ताकि मुसलमान मतदाता और भाजपा से नाराज जो जाट मतदाता है वो उनकी तरफ आ जाए। ये स्ट्रेटेजी सिंपल सी है। लेकिन आप सबने एक बात को नोटिस किया कि अखिलेश यादव इस समय कर क्या रहे हैं? वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को काउंटर की जगह वो जातीय समीकरण बना रहे हैं। क्या आपको लॉन्ग लास्टिंग ये प्लान लगता है? सवाल यहां पर उठता है कि समाजवादी पार्टी ने बिहार की तरह एक प्रगतिशील गठबंधन बनाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की, जैसे तेजस्वी यादव ने इस वक्त की थी एक अलायंस बना करके। तेजस्वी यादव ने जब प्रगतिशील गठबंधन बना करके आरजेडी को विचारधारा की राजनीति से जोड़ दिया तुरंत ही। इससे न केवल उनकी पार्टी का पुनर्जीवन हुआ बल्कि भाजपा के खिलाफ राज्य में एक मजबूत वैचारिक विकल्प खड़ा करने में उसको मदद मिली थी। लेकिन समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने अवसरवादी नेताओं और जाति आधारित पार्टियों से समझौता कर सिर्फ एक चुनावी गठबंधन खड़ा करने पर काम किया है। बात को ध्यान दीजिएगा, जो प्रदेश या फिर देश की राजनीति में हिंदुत्व के खिलाफ लंबे समय की राजनीति पर आधार नहीं बन सकता है। सिंपल सी बात है, एक आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए एक दूसरी आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक समीकरण को साधने पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा है और मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की नाकामियों के कारण उनकी इस रणनीति के कारगर होने की काफी संभावना भी है। ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बेहतर छवि वाले युवा नेता के रूप में अखिलेश को विचारधारा की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी और उन्हें यहां पर कुछ जोखिम जरूर लेने चाहिए थे। लेकिन जो अखिलेश यादव है वो जातिगत समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर एक अहम सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रीय सामाजिक तथा आर्थिक विविधता वाले प्रदेश में दो पार्टियों का सिर्फ सीधा मुकाबला संभव है? इतना बड़ा प्रदेश, इतनी सारी पार्टियां, इतनी विचारधाराएं और सिर्फ भाजपा और सपा के बीच मतलब ही नहीं है। क्या बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्के समर्थक अपना वोट समाजवादी पार्टी को देंगे? हराओ बीजेपी को। भले ही मीडिया मतलब कुछ भी प्रचार करे, या मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं है। हमने पिछले चुनाव में देखा अखिलेश की ज्यादा सीटें आई थी लेकिन फिर भी वोट शेयर मायावती का ज्यादा था। इसी तरह उसी क्रम में कुछ संख्या में कांग्रेस का भी एक समर्थक समूह है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरह के मतदान करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है कि चुनावों में वैचारिक विविधता नजर आए। लोग जातियों और धर्मों की जगह विचारधारा आइडियोलॉजी पर अपनी आस्था जाहिर करें और उसके आधार पर अपने वोट का चुनाव करें। अब बात करते हैं कि इलेक्शन से पहले ऐसे मुद्दे क्यों खड़े होते हैं। इसे समझने के लिए मतलब हम 2016 और 2021 की घटनाओं के मुद्दे के पैटर्न का एनालिसिस कर देता हूं और पब्लिक क्यों फंस जाती है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर जल्दी जल्दी मैं नजर डालने की कोशिश करूं तो 2016 के 5 बड़े मुद्दे में देवबंद, राम मंदिर, हिंदू पलायन, अखलाक लिंचिंग, सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लिया गया था। लेकिन 2022 में अगर आप देखेंगे तो 5 बड़े मुद्दे आपको क्या दिखाई दे रहा है? धर्म परिवर्तन, हिंदू आस्था, मदरसा, कैराना और धर्म संसद।
धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि देखिए, जो धर्म परिवर्तन की जो मशीनरी है ना, बहुत तेज शुरू हो चुकी है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि अलीगढ़, आगरा, कानपुर समेत कई शहरों में ऐसे मामले आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ही नहीं, क्रिश्चियन सोसाइटी भी घेरे में आ रही है और हिंदू को कन्वर्ट कर रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन में हिंदू आस्था पर फोकस किया गया था, मदरसों पर लगाम लगाई जाए, इस तरह की बात चल रही है। और धर्म संसद की बात आप सभी को पता है कि 23 जनवरी को यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली और हरिद्वार के तर्ज पर धर्म संसद का भी आयोजन होना था, लेकिन कोर्ट की एक याचिका लगने के बाद आयोजन को रोकना पड़ा। कुल मिलाकर के बात यह है कि धर्म में हिंदुओं को रोकना है, हिंदुओं की धार्मिक आस्था को रोका जा रहा है और हिंदुओं को अपने ही राज्य से निकाला जा रहा है, केरला से निकाला जा रहा है। तो इस तरह की हवाएं चुनाव से एक साल पहले बनना शुरू हो जाती हैं। अब समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। साल 2016 और 21 के घटनाओं के विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है दोस्त, कि यूपी में चुनाव से ठीक पहले साल में कुछ खास तरह के मुद्दे माहौल में घूमने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं या फिर खुद ब खुद आ जाते हैं? खुद ब खुद नहीं आ जाते हैं, ये हिस्सा होते हैं, समझ जाएंगे। व्यक्ति हो या संस्था हो, सबकी अपनी एक खास इमेज होती है दोस्त। हार्डकोर वोटर हो या फिर आम लोग हो, अमूमन इसी इमेज के आधार पर उसे देखना चाहते हैं जिस पार्टी से वो जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल की इमेज है पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण करने वाली, तो उसे अपनी इमेज बदलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आखिरी साल में कोर वोटरों को साधे रखने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी जड़ों की तरफ, यानी कि उस इमेज की तरफ लौटने लगते हैं जो उन्हें डिस्क्राइब करती है। भाजपा भी यही करती है, कांग्रेस भी यही करती है और भी पार्टियां यही करती हैं। फिर सवाल उठता है कि खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मकान नहीं है, अन्य विकास के मुद्दे को छोड़ के फिर वोटर, एक खास तबका इन मुद्दों की तरफ क्यों खिंचा चला आता है? जवाब बिल्कुल साफ है दोस्त, व्यक्ति अपने वजूद के प्रति बेहद संजीदा होता है। राजनीतिक पार्टियां भी इसी वजूद पर खतरा दिखा करके अपने वोटर के मन में एक भय को उत्पन्न कर देती हैं और उन्हें असली मुद्दों से दूर ले जाती हैं। ह्यूमन बिहेवियर का सबसे क्रूशियल पार्ट यह है कि जब बात अपने वजूद पर आ जाती है तो व्यक्ति अपने बेसिक और एसेंशियल इश्यूज को छोड़ करके उसी तरफ मुड़ जाता है, सबको भूल जाता है। वो भूल जाता है कि खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, अगर है तो कितना महंगा है। इमोशन जब हावी होते हैं तो दिमाग तर्क की जगह भावनाओं में बह करके फैसला लेते हैं। पोलराइजेशन के लिए राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच अस्तित्व के लिए एक तरह के काल्पनिक खतरे को पैदा करती हैं। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि हर एक वोट आपके अस्तित्व को बचाने के लिए पड़ने जा रहा है और इसे आप काउंटर मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा नहीं कर सकते हो दोस्त। अगर आपको ऐसे नैरेटिव को काउंटर करना है तो हमें देखना होगा कि कोई बड़ा और एक सामूहिक आंदोलन ही ऐसी स्थिति को बदल सकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी आहुति लगा ही रहा है और आप ही जान की आहुति तो लगती रहती है। माइंडेड। राजनीति में कुछ भी बेमकसद नहीं होता है और ना ही खुद ब खुद हो जाता है। हर चीज रणनीति का हिस्सा होती है। जिन मुद्दों का जिक्र मैंने जो ऊपर किया है वो मुद्दे खुद ब खुद जीवित नहीं होते हैं। सब एक मशीनरी काम करती है, पैसा काम करता है, सोशल मीडिया काम करता है, फिर उसमें काम करने वाले कुछ बेरोजगार और 2 रुपए के ट्रोल्स भी काम कर रहे होते हैं जहां आपको गालियां पड़ रही होती है। रणनीति के तहत सारी बातें होती हैं। गोलियां यूं ही चला दी जाती हैं, है ना, कि सितंबर में मार दिया गया होता है ना। इस तरह की बातें कहलवाई जाती हैं ताकि वही पोलराइजेशन किया जा सके, अस्तित्व को खतरा दिखाया जा सके। वहां से प्रतिक्रिया कुछ आएंगी तो यहाँ से ये लोग उग्र होंगे, दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे। इस तरह की राजनीति चलती है, याद रखिएगा। अब आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ कि हिंदू खतरे में है। हिंदू राजाओं के होने के बाद भी हिंदू खतरे में है, तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है तो इतिहास का यह सत्य फिर प्रमाणित करता है कि हिंदू राजा में हिंदू ज्यादा बढ़ता है। पृथ्वीराज बनाम जयचंद की लड़ाई में बटा होता है तो योगी और मोदी के राज में भी ऐसा बटा होता है। आधुनिक हिंदू शासक सिर्फ जीतने के लिए 35 से 40% वोट पाने के लिए देश के किसी भी हद तक बांट देंगे। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हिंदू 5 सालों में और ज्यादा गरीब हुआ है। मुसलमान समाज में गरीबी का संकट नहीं बना। हर कोई बताता मिलता है कि फ्री राशन, गैस आदि सरकार की योजनाओं का मुसलमान सामुदायिक चेतना के कारण भरपूर लाभ उठा रहा है और वही हिंदू गरीब गुरबे राशन कार्ड के लिए भटक रहे हैं क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं है। अगर चेतना है तो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं काम कैसे कराना होता है। 5 सालों में हिंदू गरीब ज्यादा बेहाल हुआ है, बर्बाद हुआ है। मुसलमान नौजवान छोटे छोटे काम करके जीने के ढेरों सारे अपने अवसर हैं उसको बनाए हुए हैं, जबकि हिंदू गरीब नौजवान हिंदू राजा की नौकरी के झांसे में डी ग्रेड की नौकरी के लिए सालों साल कोचिंग करता है और आखिर में जब सरकार से मांग करने जाता है तो लाठियां उसको मिलती हैं। तस्वीरें ज्यादा पुरानी भी नहीं है। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, योगी आदित्यनाथ के हिंदू शासन से क्या हिंदू समाज समरस हुआ है? क्या आज की सच्चाई में वह अधिक बिखरा और विभाजित है? यह भी पूछना चाहूंगा।
योगी आदित्यनाथ ने बतौर हिंदू के राज किया है या फिर एक राजपूत शासक के भाव में राज किया है? क्या पिछले 5 सालों में यूपी में जातियों में परस्पर वैमनस्य, खुन्नस, दुराभाव नहीं बढ़ा? क्या रघुकुल रीत के राम जी के रामराज्य के पुराण में कभी ऐसे वचन सुने गए हैं या पढ़े गए हैं? यदि कोई आपका विरोध करता हुआ दिखाई दे तो उसको धमकी दे देना कि गर्मी बहुत चढ़ गई है तो गर्मी उतार देंगे। सुना कभी आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जमीनी हकीकत आपसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा। दोस्त, आप मुझे बताइएगा कि साल 2017 के मुकाबले हिंदू समाज क्या अब 2022 में ज्यादा बिखरा हुआ नहीं है? एक दूसरे पर तलवारें खींच करके नहीं खड़ा हुआ है? समाज के भीतर गर्मी उतारने, चर्बी निकालने के अहंकार से क्या जातियों के रिश्ते ढले नहीं हैं? जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो में, हाँ या फिर ना में चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे ही बजट पेश होता है, उस बजट में आम आदमी को तात्कालिक लाभ नहीं मिलता है, तो अंजना ओम कश्यप उस वक्त अपने चैनल पर लाइव बात करती हैं। और अंजना ओम कश्यप ने लाइव इंटरव्यू में बजट पर सरकार से सवाल पूछा तो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार अंजना ओम कश्यप से भिड़ जाते हैं। अंजना ओम कश्यप पूछने लगी कि आम आदमी की टैक्स में छूट क्यों नहीं है। अब जो सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल हैं, उन्होंने अंजना से सवाल पूछा कि आप बताइए कि अगर हम टैक्स काट दें तो ठीक, अब आप बताएं ऋण ज्यादा लेना चाहिए। तमाम असहमतियों को दरकिनार करते हुए इस मुद्दे पे मुझे बताइए, जब उन्होंने पूछा कि टैक्स क्यों कम नहीं किया गया, जब सवाल वहां से आता है कि क्या हमें ऋण लेना चाहिए, तो मुझे आप बताइए कि आप अंजना ओम कश्यप के पूछे गए सवाल से कितने सहमत थे, और अगर थे तो हाँ लिख के बताइए, और अगर नहीं थे तो वो भी मुझे लिख करके बताइए। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।